तारीख की सबसे अमीर और सबसे अजीम सल्तनतों में से एक, और इसे अजीम बनाने वाला बादशाह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन अकबर को यह सल्तनत प्लेट में रखकर नहीं मिली थी। इस अजीम बादशाह की कहानी शुरू होती है एक हादसे से, जब उसका बाप और मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह हुमायूं अपने महल की सीढ़ियों से फिसला और वहीं मौत ने उसे घेर लिया। हुमायूं की मौत के वक्त उसका 13 साल का बेटा अकबर पंजाब के शहर कलानौर में मौजूद था। वहीं एक घुड़सवार अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए पहुंचता है और अकबर को अपने बाप की मौत की खबर सुनाता है। अकबर अभी बच्चा था, रियासत और सियासत के दांव पेच नहीं जानता था, इसलिए वो जल्दी से घोड़े पर बैठकर दिल्ली निकलने लगा। लेकिन उसके मुहाफिज और सबसे वफादार जनरल बैरम खान ने खतरे को भांपते हुए उसे रोक लिया और वहीं उसकी ताजपोशी कर दी। अकबर मुगल एम्पायर का तीसरा बादशाह बन चुका था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सल्तनत उसे प्लेट में रखकर नहीं मिली थी। तख्त पर बैठते ही उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जो जंग का तजुर्बा रखता था, जिसने पूरे हिंदुस्तान में खौफ पैदा कर रखा था। हेमू एक हिंदू जनरल था जिसने मुगल बादशाह हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लिया था और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर कर दिया था। दूसरी तरफ कम उम्र अकबर के पास ना तो तजुर्बा था और ना ही बड़ी फौज। अगर उसके पास कुछ था तो वो था बैरम खान, उसका सबसे वफादार जनरल। अकबर को जब बाकी अमीरों ने भाग जाने का मशवरा दिया तो बैरम खान ने अकबर को पीछे हटने से रोका और हेमू को ललकारने का फैसला किया। फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे मैदान में हेमू और अकबर की फौजें आपस में टकराईं। जंग शुरू हुई तो हेमू का पलड़ा भारी था। वो तेजी से मुगल फौज को चीर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज हिंदुस्तान से मुगलों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन फिर अचानक हवा को चीरता हुआ एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा घुसा। अपने बादशाह को गिरते ही फौज में भगदड़ मच गई। बैरम खान की बेहतरीन स्ट्रेटजी और उस एक तीर ने 13 साल के अकबर को हिंदुस्तान का तख्त वापस दिला दिया। पानीपत की इस फतह के बाद अकबर बादशाह जरूर था, लेकिन सल्तनत की असल ताकत बैरम खान के हाथ में थी। बैरम खान अकबर को कठपुतली बनाकर सल्तनत के फैसले खुद करने लगा। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, उसके अंदर का बादशाह जाग उठा। वो अब सुपीरियर बनना चाहता था। 1560 में 18 साल की उम्र में अकबर ने बैरम खान को पावर से हटा दिया और फरमान जारी किया कि वो हज पर मक्का चले जाएं। लेकिन ताकत छोड़ना इतना आसान नहीं होता। बैरम खान, जिसे अपनी ताकत का गुरूर था और जिसे उसके मुखालिफों ने उकसाया, उसने अकबर के इस फरमान को अपनी तौहीन समझा। नतीजा ये हुआ कि जिस उस्ताद ने 13 साल के अकबर को तख्त दिलवाया था, आज वही उस्ताद अकबर के खिलाफ बगावत पर उतर आया। पंजाब के मैदानों में अकबर की फौज और बैरम खान के बीच एक बाकायदा जंग का मैदान सज गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अकबर बच्चा नहीं रहा था। अकबर की फौज ने बैरम खान को बुरी तरह हरा दिया और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जब एक हारा हुआ और बागी बैरम खान अकबर के सामने पेश हुआ तो दरबार में सन्नाटा था। उस वक्त के कानून के मुताबिक बगावत की सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। लेकिन यहीं पर हमें अकबर के ग्रेट बनने की पहली झलक मिलती है। अकबर ने गुस्से की जगह रहम से काम लिया। उसने अपने पुराने उस्ताद को माफ किया और पूरी इज्जत और एहतराम के साथ वापस मक्का जाने का रास्ता और खर्चा भी दिया। ये इस बात का सबूत था कि अकबर ताकत के नशे में अंधा जालिम नहीं, बल्कि एक सुलझा हुआ बादशाह बन रहा था। लेकिन किस्मत ने बैरम खान को मक्का पहुंचने नहीं दिया। रास्ते में गुजरात के पास पुराने अफगान दुश्मनों ने बैरम खान को कत्ल कर दिया। अब अकबर पूरी तरह से हिंदुस्तान का अकेला मालिक था। ताकत अपने हाथ में लेने के बाद अकबर का एक ही मकसद था, एम्पायर को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना। उसने 1561 में अपनी फौज मालवा फतह करने भेजी। इस फौज का कमांडर था उसका मुंह बोला भाई अधम खान, जो उसकी रजाई माँ माहम आंगा का बेटा था।
अधम खान ने मालवा के रूलर बाज बहादुर को हराया, लेकिन उसने वहां एक ऐसा कत्लेआम किया और बेगुनाहों को मारा जिसने अकबर को हिलाकर रख दिया। लेकिन अकबर ने उस वक्त कोई हंगामा नहीं किया। उसने चुपचाप अधम खान से मालवा की कमांड छीन ली, मगर उसे कोई सख्त सजा नहीं दी। आदम खान अकबर की इस खामोशी को अपनी ताकत समझ बैठा। उसका घमंड आसमान छू रहा था। अब वो दरबार का सबसे बड़ा ओहदा वजीर आजम हासिल करना चाहता था। लेकिन अकबर मालवा के उस कत्लेआम को भूला नहीं था। इसी वजह से उसने आदम खान को वजीर का ओहदा देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय अकबर ने यह ताकतवर पद अपने एक दूसरे वफादार आदमी शमसुद्दीन अतागा खान को दे दिया। यह इनकार आदम खान के अहंकार पर ऐसा थप्पड़ था जिसने उसे पागल कर दिया। उसे लगा कि उसकी और उसकी मां की ताकत छीनी जा रही है। इसी जलन और गुस्से में अंधा होकर उसने आगरा के दरबार में अकबर के नए वजीर का सबके सामने कत्ल कर दिया। जब अकबर बाहर आया और उसने अपने वजीर की लाश देखी तो उसका दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आया। जिस भाई को उसने सब कुछ दिया था, आज वही उसके सामने कातिल बनकर खड़ा था। फिर अकबर ने गुस्से में आकर अपने ही भाई आदम खान को वहीं पकड़ लिया और महल की छत से नीचे फेंकवा कर मरवा दिया। इस खौफनाक सजा ने पूरे दरबार को दिखा दिया कि अकबर अब किसी को अपने से ऊपर नहीं समझता। अकबर की ताकत सिर्फ उसके डर से नहीं थी, बल्कि उसकी आधुनिक सेना से भी थी। अकबर को हथियारों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने यूरोपीय और ऑटोमन साम्राज्य की मदद से ऐसी बंदूकें और तोपखाने बनवाए जो उस समय बहुत उन्नत थे। उसके वजीर अबुल फजल ने खुद लिखा था कि पूरी दुनिया में तुर्की के बाद अगर किसी देश के पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुगलों के पास थे। जमीन तो जीत ली गई थी, लेकिन अकबर दिलों को जीतना चाहता था। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन और ईसाई पादरी एक साथ बैठकर धर्म पर बहस करते थे। लेकिन इस सेकुलर नीति की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। अकबर के इन फैसलों से मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। उन्हें लगने लगा कि अकबर इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। 1580 और 1581 में मुल्ला मोहम्मद यज़दी और बंगाल के मुख्य काजी ने अकबर के खिलाफ फतवे जारी कर दिए और उसे काफिर करार दे दिया। इस्लाम के बजाय नए धर्म की शुरुआत करने वाले अकबर के खिलाफ इन धार्मिक विद्वानों ने अकबर को तख्त से हटाकर उसके सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हाकिम को तख्त पर बैठाने का मंसूबा बनाया। इन फतवों की आग ऐसी फैल गई कि सल्तनत के मशरकी हिस्से में बगावत शुरू हो गई और दूसरी तरफ अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने मौका देखकर पंजाब पर हमला कर दिया। अकबर के खिलाफ अचानक एक दो मुखी युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन बगावती भूल गए थे कि वे किससे टकरा रहे हैं। अकबर ने इन बगावतों को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया और बगावत करने वालों को सख्त सजाएं दी। बगावत खत्म हो चुकी थी, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। इसलिए अकबर अपनी बड़ी फौज लेकर काबुल की तरफ निकला और अपने भाई मिर्जा हाकिम को पंजाब से खदेड़ते हुए सीधे अफगानिस्तान के पहाड़ों में घुस गया। अगस्त 1581 में अकबर ने काबुल के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। बगावतें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन अकबर ने इस मसले को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। उसने एक शाही फरमान जारी किया जिस पर सभी बड़े उलमा से हस्ताक्षर करवाए गए। इस फरमान ने अकबर को खलीफा ऑफ द एज और शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ घोषित किया। इसका मतलब साफ था, अब धार्मिक मामलों में आखिरी फैसला किसी मौलवी का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बादशाह अकबर का होगा। दुश्मनों को धूल चटाने वाला और धर्मों को एक करने की कोशिश करने वाला ये अजीम बादशाह आखिरकार समय के आगे हार गया। अक्टूबर 1605 में पैचिस की भयानक बीमारी ने अकबर को घेर लिया और 27 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में अकबर द ग्रेट ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उन्हें आगरा में दफन किया गया।